हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। हमारी इस मास्टर कैडर की पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आप सभी का। लास्ट हमने 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया था। उससे पहले 2016 का जो पेपर है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना, क्योंकि हम एक चीज़ को नोट कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर के अंदर कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। आप हमारी जो ऐप है टेक बाय बंसल एकेडमी, इसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको बहुत सारे नोट्स, कॉपी मतलब जो नोट्स होते हैं, बेसिकली मॉक टेस्ट है, आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मैं मेरे साथ मैं हूँ विनय कुमार। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। चलो आप एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। देखो ये क्या बोलता है, डिफरेंट स्पीशीज है इन ए गिवन जियोग्राफिक एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। मतलब ऐसा है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक स्पीशीज ये निकली, एक स्पीशीज ये निकली, एक स्पीशीज इस तरफ निकली, एक स्पीशीज इस तरफ निकली, एक इस तरफ निकली। हमने सभी स्पीशीज को एक नाम दे दिया, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, है ना। तो चलिए, ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है जो क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, अब देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज, है ना। तो ये एक एरिया है, ये कोई दूसरा एरिया है। तो पूछा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो रेडिएशन जैसा कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? रेडिएशन जैसा। जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, वैसे ही यहाँ एक पॉइंट से बहुत सारी स्पीशीज का रेडिएशन हुआ है बेसिकली। और यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है अडेप्ट करना ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली अडेप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? अडेप्टिव अडेप्टिव रेडिएशन, जिसके अंदर जो इवोल्यूशन की टाइप होती है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। इसकी ना दो एग्जांपल्स हैं जो आगे जाके रिपीट होंगी। एक तो डार्विन की फिंचिस इसी की एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन की। एक जो मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं जिनके पाउच होता है ना, वो भी इसी की एग्जांपल है। तो ढूंढते हैं, ये बोलता है अडेप्टिव कन्वर्जेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है अडेप्टिव रेडिएशन। नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन ये इवोल्यूशन कौन सा है बच्चे? डाइवर्जेंट है। तो पेपर में अगली बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप डिवाइड्स एट लेवल ऑफ। ऐसा है, ये ट्रैकिया आ रहा है, ये ट्रैकिया आ रहा है इस तरीके से, है ना। और ये ना डिवाइड कर देगा ब्रोंकाई के अंदर। ये क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा ब्रोंकाई के अंदर। और ट्रैकिया के अंदर कौन सी रिंग्स होती हैं? इनके अंदर होती हैं सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ना। क्या फंक्शन होता है इन रिंग्स का? ये होती है रिंग्स होती हैं, है ना। सी शेप होती हैं, ये सी शेप होती हैं ये रिंग्स। और इनका सिंपल सा फंक्शन क्या होता है, ताकि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे, है ना। अब देखो, ये पूछ रहा है कि ये वाली जो डिवीजन है ये हुई कहाँ पे है। देखो ऐसा होता है, यहाँ पे हमारे ट्रैकिया, यहाँ पे हमारे क्या है ट्रैकिया। तो जहां पे डिवीजन होती है ना, उसके बिल्कुल पीछे हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम होती है, तो वर्टिब्रा कॉलम की जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसकी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये जो लोकेशन होती है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जहां पे ये डिवीजन होती है ना। तो ढूंढते हैं फिफ्थ सर्वाइकल। देखो, सबसे ऊपर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, फिर उसके नीचे थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। तो सर्वाइकल तो नहीं है, ये तो हमारी नेक के अंदर ही होती है। फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं, फिफ्थ होती है, ये रहा आंसर। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इज द राइट आंसर। अगेन सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है। अरे, वर्टिब्रा मतलब जो रीढ़ की हड्डी, है ना। चलिए, तो फिफ्थ जो सर्वाइकल जो फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके बिल्कुल आगे, मतलब जहां पे अगर डिवीजन हो रही है तो उसके पीछे क्या है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। वहां से हमारा ट्रैकिया डिवाइड करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन लीवर बाय ऑर्निथिन साइकिल। अब देखो, जिसको ऑर्निथिन साइकिल नहीं आता वो इसका आंसर गलत कर देगा। देखो, ऑर्निथिन साइकिल के अंदर दो चीजों को रिमूव किया जाता है ब्लड में से। एक तो अमोनिया होती है,
अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, और फिर ये जो यूरिया होती है इसको ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, एंड ब्लड से ये किडनी के अंदर, किडनी से क्या हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है, फिल्टर आउट हो गया। तो इसका मतलब एक तो यूरिया, एक तो अमोनिया को रिमूव किया जाएगा। अब कुछ बच्चे ना यूरिया और अमोनिया का कॉम्बिनेशन ये रहा, ये आंसर कर देंगे नहीं। ऑर्निथिन साइकिल के अंदर अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव किया जाता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूरिक एसिड नहीं आता, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ऑर्निथिन साइकिल के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, फिर इस यूरिया को ब्लड में डाल देते हैं, ये ब्लड फिर किडनी में इसको फिल्टर आउट कर देंगे, यूरिया को बाहर निकाल देंगे, है ना। तो एक तो मतलब अमोनिया का एक्सक्रीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, अमोनिया को ब्लड से रिमूव किया गया, सॉरी। और दूसरा यहाँ पे अमोनिया जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको भी ब्लड से रिमूव किया जाता है ना। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ऑफ ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल वास। तो ओल्ड ईयर जो 4 गर्ल थी उसके अंदर सबसे पहली क्लिनिकल एप्लीकेशन कौन सी थी, वो भी कौन सी, जीन थेरेपी की। तो बच्चे यहाँ पे ना एडीए डेफिशिएंसी आपने सुना होगा, एडीए डेफिशिएंसी के बारे में, है ना। तो बेसिकली एडीए डेफिशिएंसी के ऊपर काम किया था, एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी, ये एंजाइम का जो जीन था ये इंसर्ट किया गया था इस बेबी के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। ओके। अच्छा, कभी कभी एडीए की फुल फॉर्म भी पूछता है पेपर में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेस, ठीक है, डी एमिनेस इसको बोलते हैं बेसिकली। एडिनोसिन ये क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेस, सॉरी, एडिनोसिन डी एमिनेस। तो ध्यान रखना है इसका अपने, ये एक एंजाइम होता है जो, जिसका जो जीन होता है बेसिकली वो, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो ये एंजाइम बन नहीं पाता, जिससे जो फिनाइल कीटोनुरिया होता है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक अमाइनो एसिड होता है एक तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट हैज अ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। हार्ट के अंदर सबसे थिक मस्कुलर वॉल किसकी होती है, भाई उसी की होगी ना, जो सबसे ज्यादा काम करता है, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो कौन होता है बच्चे। देखो ये हार्ट है, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट की क्या है, ये 4 चैम्बर है। यह है राइट ओरिकल, यह है लेफ्ट ओरिकल, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये जो होता है ना, ये ब्लड को कहाँ भेजता है, लंग्स के पास। ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, पूरी बॉडी में। और ओरिकल जो होते हैं वो तो ब्लड को वेंट्रिकल में सेंड करते हैं। तो ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए, जब इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसके पास मसल ज्यादा खतरनाक वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं। तो ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है आंसर। लेफ्ट एट्रियम नहीं होता, राइट एट्रियम नहीं होता, ये रहा अपना आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइम नीड टू पॉलीमराइज ग्लूकोज इनटू स्टार्च आर प्रेजेंट इन। भाई ग्लूकोज को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो अमाइलोप्लास्ट है। यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट एंजाइम होता है, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो स्टार्च होती है बाद में, ये जो स्टार्च होती है ये क्या हो जाती है, ये स्टोर हो जाती है ना। तो जो ग्लूकोज होती है बच्चे, ये सिंथेसिस फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, और ये कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च के अंदर, ये स्टोरेज फॉर्म होती है, ध्यान रखना। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई, अच्छा स्टार्च स्टोर क्यों होती है, बिकॉज जो स्टार्च होती है ये इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल होती है इन वाटर। तो इसीलिए तो ये स्टोर रह पाती है, अगर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती तो ये कभी भी स्टोर नहीं होनी थी, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। तो भाई ऐसा है, अमीबा के अंदर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाइनरी फिजन, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी फिजन। ये तो होता है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, जब बैक्टीरिया जो हमारा अमीबा है नॉर्मल, लेकिन जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो इस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया जो हमारा अमीबा होता है, ये मल्टीपल फिजन भी करता है, ये मल्टीपल फिजन भी करता है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही अपने आंसर होने चाहिए। तो ढूंढो कहाँ पे है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है ना। कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर होती है। ओनली ओनली, देखो ओनली ओनली वाले तो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन है वो गलत ही होते हैं, और जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, इंसुलिन को बनाने के लिए।
तो भाई इंसुलिन बनाने के लिए हम ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ई कोलाई मतलब एस्टेरा कोलाई ढूंढो, सैक्रोमाइसिस ईस्ट होती है। पहली बात तो ये ईस्ट है, ये नहीं राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ये तो भाई डिजीज करता है बेचारा। तो एस्टेरा कोलाई ये रहा अपना आंसर, है ना। चलिए, तो ये हमारे बच्चे हैं बहुत सारे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है मास्टर कैडर का, लेक्चर कैडर का। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से, मैं ये तो नहीं कहूँगा बेस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि बहुत ईमानदारी से हम आपको टीच करते हैं एक एक चीज़ की एनालिसिस करके। तो नीचे के नंबर पे आप कॉल करके जुड़ सकते हैं बंसल अकेडमी के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए ह्यूज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। व्हेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू रिवर, इट्स बायोडी। देखो ऐसा है, जो सीवेज था इसको ना किसी रिवर के अंदर डाल दिया। अब सीवेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली न्यूट्रिशन बोल दो, हमारे लिए नहीं लेकिन बैक्टीरिया वगैरह के लिए न्यूट्रिशन होता है। फॉस्फेट्स हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी नाइट्रो मतलब नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होता है। तो अब वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो इसको, इस न्यूट्रिशन को ना क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं। जब डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेशन के लिए उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब जितना ज्यादा सीवेज डंप किया जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया के लिए तो वो न्यूट्रिशन है ना, उतना ज्यादा नाइट्रेट्स उसके अंदर होंगे, नाइट्रेट्स कंपाउंड उसके अंदर होंगे, फॉस्फेट उसके अंदर होगा। तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो बायोकेमिकली मतलब जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो जब बढ़ जाएगी तो देखो कहाँ है, स्लाइटली डिक्रीज नहीं। ऐसा है, बैक्टीरिया को इस सारे के सारे सीवेज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। जितना ज्यादा सीवेज आएगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो सीधा सी बात है, इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, है ना। तो इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, इसको हम बायोकेमिकल डिमांड भी बोलते हैं। मर्जी आपकी है, जो मर्जी बोल सकते हो, है ना, मतलब वही रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर इवोल्यूशन। तो भाई इवोल्यूशन के बाद, ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है ना। तो कौन सा है आफ्टर एंडोक्राइन, मतलब आफ्टर इवोल्यूशन ओवोल्यूशन, जो कौन सा हमारा इनमें से स्ट्रक्चर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। बच्चे ग्राफिन फॉलिकल से तो ओवम रिलीज होता है, ये आंसर नहीं आएगा। स्ट्रोमा तो भाई किधर आ गया, कॉर्पस एल्बिकन। देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये था ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ओवम। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, अपने में से ओवम को निकाल देता है बाहर, और ये खुद कन्वर्ट, चलो मैं अपने आप को गायब करता हूँ, ये खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो ये क्या बन चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा ना, ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल होती हैं उनको मेंटेन करता है। इसका मतलब ये प्रेगनेंसी को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये क्या कर जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है। ये क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। जब डीजनरेट कर जाएगा इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकैन। लेकिन अब देखो इनमें से ये है ग्राफिन फॉलिकल, ये है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, और ये है एल्बिकैन। तो हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। यही हमारा आंसर है। तो अब पेपर में अगली बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम कॉर्पस एल्बिकैन बोलते हैं, कॉर्पस, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑलरेडी लेक्चर कैडर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, और ये सेम क्वेश्चन भी लेक्चर कैडर के पेपर में आ रखा है पंजाब में ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पोजीशन ऑफ स्पर्मेटोथिकल इन अर्थवर्म इन दिस सेगमेंट। देखो वैसे तो स्पर्मेटोथिकल की जो ये इंटर सेगमेंट, ये क्या होते हैं, इंटर सेगमेंटल होते हैं। मतलब 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, मतलब ऐसा होता है। जैसे मान के चलो, ऐसे समझते हम, ये है फिफ्थ सेगमेंट, ये है सिक्स सेगमेंट, ये है सेवन सेगमेंट, ये है एट सेगमेंट, ये है नाइन सेगमेंट। तो ये यहाँ होता है 5 to 6 के बीच में, 6 to 7 के बीच में, 7 to 8 के बीच में, 8 to 9 के बीच में। एक्चुअली में ये इनकी सही एग्जैक्ट यही लोकेशन होती है, लेकिन पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं थे, ये सारे ऑप्शन थे 6, 7, 8, 9,
तो आंसर की के अंदर बचे इसको जो है वो करेक्ट आंसर बोला गया है 6 7 8 9 को, तो हम इसी के साथ चलते हैं, है ना। अदरवाइज इनकी करेक्ट लोकेशन जो है वो ये होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो इन्होंने पता नहीं कौन सा स्पीशीज उठाया होगा, है ना। मैं नॉर्मल फेरिटीमा की बात कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये बहुत बार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर ना मास्टर कैडर वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो अर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता, ऑस्टियो अर्थराइटिस भी नहीं होता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी नहीं होता बच्चे। मिस्थेनिया ग्रेवी से होता है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर होते हैं? 2016 वाला क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसकी वीडियो देखो एक बार। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जब हमारी ही बॉडी हमारे ही सेल को क्या करती है, डैमेज करती है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी आर कोज्ड बाय द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मास्ट सेल्स, है ना। ये भी पेपर में क्वेश्चन रिपीट आता है बार बार। तो मास्ट सेल बच्चे किसको रिलीज करते हैं? मास्ट सेल जो होते हैं बेसिकली ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं ना। तो ये किसको रिलीज करेंगे? हिस्टामिन को। नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट पैथोजन अफेक्ट द क्रॉप यील्ड बाय इन्फेक्शन स्पेशली। देखो, ये ना थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अब प्लांट पैथोजन की बात की गई है और ये अफेक्ट करेंगे किसी क्रॉप को कब? देखो, कुछ ऑप्शन है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, आर्कटिक क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट। देखो, डेजर्ट क्लाइमेट के अंदर हर तरह का प्लांट पैथोजन नहीं आ सकता, आर्कटिक के अंदर भी नहीं आ सकता। टेम्परेट के अंदर सिर्फ वही पैथोजन आएंगे जो मतलब गर्मी वाले मौसम है, लेकिन ट्रॉपिकल के अंदर गर्मी सर्दी सब कुछ होता है, तो ज्यादातर चांसेस जो है वो यहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर इन्फेक्ट करने के, है ना। चलिए, मैं अपने आप को वापस लेके आता हूँ, है ना। चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द स्टडी ऑफ एन, देखो इसको फोकस करो, एंड इंडिविजुअल या फिर इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब सेम स्पीशीज यहाँ पे है, एक ही स्पीशीज की बात की जा रही है। इन इट्स रेलिवेंट इन्वायरमेंट इज नोन एज। देखो, जब किसी स्पेसिफिक एक स्पीशीज की, किसी स्पेसिफिक एक एनिमल की या प्लांट की स्टडी की जाती है उस इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन के साथ, तो इसको ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता किसी कम्युनिटी के बारे में बोलता, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बोलता, तब इसको सिनिकोलॉजी बोलते, है ना। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक स्पीशीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि भाई, तब उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? उस केस में हम उसको बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियल सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्ट। तो पहले एक्सक्लूसिवली मेराइन के ऊपर बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा एक एक्सक्लूसिवली मेराइन फाइलम है, बिल्कुल सही है। टीनोफोरा भी है, एनेलिडा नहीं है, हेमिकोडाटा भी, बहुत बढ़िया, हेमिकोडाटा भी एक एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म है। दूसरा बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश है, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टीनोफोरा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हेमिकोडाटा के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती। दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक भी होनी चाहिए, मतलब उसके पास दो ही जर्म लेयर होनी चाहिए, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, टीनोफोरा के पास दो जर्म लेयर होती हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर है ना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसा मान के चलो कि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। लेक्चर कैडर का पेपर है चाहे मास्टर कैडर का पेपर है, इन्होंने भाई ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेना है, बात ही खत्म है सारी की सारी, है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसी की, प्लेक्टिपस, इसका पूरा नाम है डकबिल प्लेक्टिपस। डकबिल प्लेक्टिपस, है ना। तो इसका पूरा नाम है प्लेटिपस। इसके बाद, इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपने और भी करना है। वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि इसके अलावा और कौन सा एगलिंग मेमन है, ये आपने कमेंट के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है? पहले क्वेश्चन नंबर लिखो 17, फिर आपका आंसर लिखो। आपका आंसर लिखना बहुत जरूरी है और प्रॉपर नाम लिखना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। वो स्पाइनी आंट ईटर है या स्किन आंट ईटर है, तो ये आपने आंसर लिखना है। ठीक है, सॉरी, स्पाइनी है या स्केली आंट। तो दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है स्केली आंट ईटर, एक है स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर, तो दोनों में से कोई एक आंसर है। 17 लिख के कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई पक्का करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होती है? देखो, क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। देखो, ये एक क्रोमोसोम है,
समझना कॉन्सेप्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है। अब ये बनी कैसे, देखो ये जी फेस के अंदर एक क्रोमोसोम था, एस फेस के अंदर गया, इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, तो इसलिए जो नई वाली ये बनी है ना, ये इसकी डुप्लीकेशन ही होती है, इसलिए दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। अब ये दोनों आपस में तो सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की इन क्रोमैटिड की बात की जाए, इन दोनों की बात की जाए, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। सो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ढूंढ लो भाई, सिस्टर क्रोमैटिड गलत, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमैटिड और नॉन होमोलोगस गलत, सिस्टर क्रोमैटिड गलत, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इज द लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम, तो भाई इसका तो आंसर कोई भी कर देगा, है ना। लार्जेस्ट फाइला एनिलेडा नहीं होता है, इकाइनोडर्मेटा नहीं होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। इसके अलावा आपने मुझे कमेंट के अंदर एक चीज और बतानी है, लार्जेस्ट क्लास कौन सी है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, ये भी आपने बताना है। इसके अलावा जो मोलस्का होती है ना बच्चे, ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल मतलब फाइलम होती है एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन अर्थवर्म द सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन, तो जो सर्कुलर मसल होते हैं बच्चे, ये बॉडी वॉल के अंदर नहीं होते, फेरिंग्स के अंदर नहीं होते, टिफ्लोसोल के अंदर नहीं होते, ये होते हैं गिजार्ड के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है टिफ्लोसोल, है ना। जैसे विल्लाई होते हैं ना हमारे अंदर, वैसे टिफ्लोसोल भी होते हैं इनके अंदर, है ना। तो ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल इज कॉपर टी सुप्रेस फर्टिलाइजेशन बाय कवरिंग द ओवम। अरे नहीं नहीं नहीं, कॉपर टी जो होती है ना, ये कॉपर आयन को रिलीज करती है, और ये जो कॉपर आयन होते हैं, ये स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है, ये क्या करते हैं, स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है उसको डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करने के बाद फिर फैगोसाइटोसिस हो जाती है, स्पर्म्स की डेथ हो जाती है उनकी, है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ही गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो एकदम यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी पढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट काम की इन्फॉर्मेशन है। एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चेक्स ओवुलेशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट ओवुलेशन बाय इनहिबिटिंग, बिल्कुल सही बता, एलएच एंड एफएसएच को इनहिबिट कर देंगे, ओवुलेशन को होने ही नहीं देंगे, है ना। चलिए, तो ओवुलेशन को जब होने ही नहीं देंगे, है ना, मैं थोड़ा सा फिर हट जाता हूँ, है ना। तो जब ओवुलेशन को होने ही नहीं देंगे, तो उस केस में क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुफर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुफर सेल किसके अंदर पाए जाते हैं बच्चे, लीवर के अंदर पाए जाते हैं। स्मॉल सेल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट सेल है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कमेंट के अंदर बताओगे कि पैनक्रियास के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं। थायराइड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब आंसर अपना करेक्ट कौन सा है, आंसर अपना करेक्ट है लीवर जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय, देखो ट्रिप्सिनोजन जो रिलीज होता है, ये पेनक्रियास रिलीज करता है। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगा, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेरोकाइनेस, इंटेरोकाइनेस नाम का एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर, है ना। तो ये इंटेरोकाइनेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ढूंढो कहाँ है, कोलसिस्टोकाइनिन नहीं है, नहीं है, ये आंसर। तो इंटेरोकाइनेस जो है यहाँ पे एकदम क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है, इंटेरोकाइनेस। चलो आगे बात करते हैं। द ट्रैकिया इन मैन डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट ड्यू टू, भाई ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ट्रैकिया से, तो ट्रैकिया के अंदर रिंग्स होती हैं, मैंने अभी भी बताया था, कार्टिलेज की रिंग होती है, सी शेप की रिंग होती है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, देखो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इनमें से कौन सी होती है, लाइसोसोम बिल्कुल है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सेंट्रोसोम एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली है। अब देखो माइक्रोबॉडीज के अंदर गैलेक्सिसोम आता है,
है ना, परोक्सिसोम आता है, सबके पास सिंगल लेयर है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, सिंगल लेयर सिंगल लेयर, तो ऑप्शन बी जो है एकदम सही आंसर है। इसके अंदर बच्चे याद रखना, ग्लाइऑक्सिसोम एंड अभी मैंने क्या बताया, परोक्सिसोम, ये सभी इसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, माइक्रो बॉडीज होते हैं ये, तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती हैं। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनेली विच शो एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चर। इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई एक ही स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम होता है बच्चे, रेजिडो लाइसोसोम, है ना, एंडोसोम, रेजिडो लाइसोसोम, तो इसकी ना काफी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं बेसिकली, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी नहीं होती, गोल्जी बॉडी की भी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, लाइसोसोम है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो भाई टायरोसिन भी एरोमेटिक मतलब जिसके अंदर क्या होती है, रिंग होती है, जिसके अंदर क्या होती है, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो टायरोसिन भी होता है, ट्रिप्टोफैन भी होता है, फिनाइलएलानाइन, ठीक है। ये वाइफ वाला कोड याद रखो, वाइफ, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, तो ये तीन ही ऐसे होते हैं जो रिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। थ्रियोनिन यहाँ पे नहीं होता है, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, देखो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है हमेशा ये किसके द्वारा, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल होती है, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत होती है, तो ये लो जी पहला ही ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। ऐसी एक बीटा प्लेटेड शीट होती है, ऐसे बीटा प्लेट, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ क्या होती है, स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक फ्लो, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, फीकल मैटर इन लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो भाई ऐसा होता है, जो इलियम होता है, इलियम से जो होता है, जो फूड होता है बेसिकली, ये सीकम के अंदर आता है, तो बीच में एक वल्व होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकम वल्व, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड आएगा, तो इनके बीच में एक वल्व होता है, ये वल्व होता है इलियोसिकम वल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वल्व है, ध्यान रखना, बैक फ्लो कभी नहीं होने देता ये। स्पिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है बच्चे, ये होता है हमारा ड्यूडेनम के अंदर होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्पिंक्टर जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है। गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर ये भी स्टमक के अंदर होता है, यहाँ पे एंट्री होती है फूड की, यहाँ से फूड एग्जिट करता है। चलो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज प्लेग, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। यर्सिनिया इंटेरोकोलिटिका नहीं है, यर्सिनिया सूडो ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, यर्सिनिया पेस्टिस एकदम करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव नहीं। तो यर्सिनिया पेस्टिस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, प्ले करता है, इस बीमारी को बच्चे रेट फ्ली भी बोलते हैं, मतलब रेट फ्ली करता है ये बीमारी, ये कौन करता है, रेट फ्ली इस डिजीज को करता है। नेक्स्ट है स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, ये लेटेक्स से मिलती है, लेकिन वो लेटेक्स पेपर सोमनीफेरम का लेटेक्स होता है, वहां से स्मैक मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अब अगर आपको हिस्टोलॉजी आती है, पहली बात तो हिस्टोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी होती है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, है ना, टिश्यू वगैरह सब कुछ, तो अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर कर दोगे। हमने बताना है कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले बढ़ते हैं, ऑल दी फोर लेयर्स आर सेम विदाउट मॉडिफिकेशन, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, चारों की चारों जो लेयर होती है, प्रेजेंट चार की चार लेयर्स होती हैं पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, लेकिन सबके अंदर मॉडिफिकेशन होती है ना, सबके अंदर मॉडिफिकेशन होती है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो म्यूकोसा लेयर होती है बेसिकली, इसके पास होते हैं गॉबलेट सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन में रोल प्ले करते हैं, एकदम सही स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट है गलत, एक स्टेटमेंट है सही। म्यूकोसा फॉर्म क्रिप्स, क्रिप्स क्या होता है देखो, ऐसा, ये एक विलाई, तो विलाई के नीचे की जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्रिप्स बोलते हैं, तो ये देखो ये तो है विलाई, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर आते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स बोलते हैं, क्रिप्ट्स। और ये क्रिप्ट्स बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, लेकिन लार्ज के अंदर नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होती है। म्यूकोसा फॉर्म स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग विलाई इन स्मॉल एंड लार्ज, नहीं, जो विलाई होते हैं बच्चे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, लार्ज के अंदर नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। Which of the following function are carried out by semicircular canal in internal ear? देखो ईयर के अंदर ना सेमी सर्कुलर ऐसे ऐसे कैनाल होती है,
ठीक है। ये कौन सा फंक्शन करती है? हियरिंग का फंक्शन तो चलो ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन अलग होता है। इसका फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करना बच्चे। इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंसिंग में रोल प्ले करती है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ प्रेशर एंड आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम नहीं, ये जो काम होता है ये यूस्टेशियन ट्यूब का होता है। ये यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है। ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल का काम होता है, बिल्कुल सही है, तो यही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द लिंक बिटवीन टंग एंड बक्कल फ्लोर। ऐसा है, अपने टंग को ऊपर उठाओ तो जो नीचे फ्लोर है और टंग के बीच में कोई एक ऐसी स्किन, ये अपनी वो है, तो आपको ना नीचे ऐसी स्किन सी नजर आएगी जो आपकी ना क्या करती है, फ्लोर के साथ जो जोड़ के रखती है। ये फ्लोर, ये मान के चलो टंग है, ये आपका बक्कल फ्लोर है, तो आपको एक स्किन सी नजर आएगी जो टंग के साथ जुड़ी होती है, और इसको बोलते हैं फ्रेनुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? दिस इज कॉल्ड फ्रेनुलम। तो इसका जो पूरा नाम होता है बच्चे, वो होता है दैट इज लिंगुअल फ्रेनुलम। ये लिंगुअल फ्रेनुलम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। A disease of nervous system in which myelin sheets of neuron are altered by the formation of plaque। मतलब myelin sheet है, ये एक्सोन है, इसके ऊपर myelin sheet होती है, तो इसके ऊपर प्लेक आ गया, मतलब ये क्या है? प्लेक आ गया। प्लेक मतलब कुछ इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इस बीमारी को बच्चे क्या बोलते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और जब ये बीमारी होती है ना, तो नर्वस सिस्टम काफी स्लो हो जाता है, काम नहीं कर पाता, नर्व कंडक्शन नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज ए। देखो, हीमोफीलिया होता है एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक्स लिंक क्या है? तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर तो फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम आता है तब तो फीमेल के पास दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यही रीजन होता है कि मेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ज्यादा हीमोफीलिया की डिजीज देखने को मिलती है। तो आंसर इज रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड हैज 16 कार्बन। तो बच्चे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फैटी एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर लिनोलिक नहीं होता, पाल्मिक एसिड। जो पाल्मिटिक एसिड होता है बच्चे, ये 16 कार्बन का होता है, तो यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलैक्सिन। रिपीट क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन भी लेक्चर के अंदर में पूछा गया है। रिलैक्सिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। बच्चे रिलैक्सिन जो होता है फीमेल के अंदर होता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो बेबी का बर्थ होना होता है ना, पार्टुरेशन के टाइम पे, ताकि जो क्रैम्प्स आते हैं मसल के, उनसे रिलैक्स किया जा सके बॉडी को, तो ये ओवरी के द्वारा सिक्रेट होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टू जीन्स ए एंड बी आर 10 मैप यूनिट अपार्ट। तो दो जीन्स हैं, एक ए है एक बी है, एक दूसरे से 10 मैप यूनिट एक दूसरे से दूर है। विच ऑफ द ए पेरेंट विच इज हेटेरोजाइगस विद रिस्पेक्ट टू बोथ जीन ए बी बी क्रॉस विद 200 इंडिविजुअल। देखो 200 इंडिविजुअल हैं, 10 मैप यूनिट का मतलब होता है 10%। मतलब जो न्यू प्रोजनी बनेगी, जो न्यू प्रोजनी होगी, जो अगली जनरेशन, उसमें 10% ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रिकॉम्बिनेंट होंगे, मतलब नए नए कॉम्बिनेशन वाले होंगे, है ना। 10% का मतलब क्या है? 10 मैप यूनिट का मतलब है 10% रिकॉम्बिनेशन की क्या है? पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो ढूंढते आंसर को, एक एक तो 50-50% नहीं आएगा। 7 7 14, 14 जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, दो जो है वो नए कॉम्बिनेशन है, प्लस दो तो कहीं से 10% वाली बात बन नहीं रही। 18 और 2, 18 + 2 ये हो गए 20, तो 20 का 10% कितना होता है 2। तो यही बच्चे अपना करेक्ट आंसर है ना। दो जो है ये क्या है? दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं, और जो 9 9 वाले ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो 10 मैप यूनिट का मतलब 10% जो प्रोजनी है वो रिकॉम्बिनेंट होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इफ ए मैन हैज एन IQ ऑफ IQ टू दैट ऑफ 5 year old। एक कोई मैन है, कोई बड़ा आदमी है, उसका जो IQ है 5 साल के बच्चे के जैसा, इट इंडिकेट्स द डेफिशिएंसी ऑफ। बच्चे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है आपको कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, इसका बहुत अच्छा खासा रोल होता है ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर, है ना। थायरोक्सिन का जो अच्छा खासा रोल कहाँ पे होता है? ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर। तो जब इसकी कमी होती है तो बेसिकली IQ नहीं बन पाता, तो थायरोक्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पेरीपेटस। रिपीटेड क्वेश्चन है, अगली बार फिर आ सकता है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। बच्चे पेरीपेटस होता है वो आर्थ्रोपोडा एंड एनिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के भी कुछ करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर मतलब इसकी बॉडी के अंदर हमें मतलब वो देखने को मिलते हैं जो
जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं एंड इसकी बॉडी के अंदर और बाहर सेगमेंटेशन भी होती है जो एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प इन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, ये सेल डिफेंस के अंदर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज, तो भाई ऐसा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो पिरामिड्स ऑफ नंबर होता है यह हमेशा अपराइट होता है। कैसे? देखो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? मान के चलो इसको फ्रॉग खा गया। फ्रॉग को कौन खा गया? मान के चलो इसको स्नेक खा गया। स्नेक को कौन खा गया? मान के चलो इसको ईगल खा गया। तो ग्रास का नंबर हमेशा ज्यादा होगा, तो ग्रास का नंबर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ग्रास का नंबर ज्यादा होगा, ग्रास ऊपर का उससे कम होगा, फ्रो का उससे कम होगा, स्नेक का उससे कम होगा, ईगल का उससे भी कम होगा। तो हमेशा हमें पिरामिड कैसा देखने को मिलेगा? अपराइट पिरामिड देखने को मिलेगा। दिस इज राइट आंसर। 46 क्वेश्चन जो है देखते हैं। ग्रीन ग्लैंड, ये क्वेश्चन अगली बार भी आ सकता है। ग्रीन ग्लैंड बच्चे एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं, कौन सी फाइल में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो इसका। What is the percentage of photosynthetically active radiation in the incident solar radiation? ऐसा है 100% जो सोलर लाइट आती है ना सूर्य से, उसमें से 50% के आसपास, मतलब 45 टू 50% के आसपास, 45 टू 50% के आसपास जो लाइट होती है वो होती है 400 टू 700 नैनोमीटर की, और इसी को प्लांट यूज करते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिस इज दी करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट है the bioactive molecule cyclosporin A used an immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, ये दोबारा भी आ सकता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बच्चे, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है, ये एक फंजाई होती है, इससे ये ऑब्टेन किया जाता है। और ये एक इम्यूनोसुप्रेसेंट होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है। और जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है वहां पे इसको यूज किया जाता है, ताकि हमारी जो बॉडी होती है उस ऑर्गन के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी ना जनरेट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन प्रोडक्ट इनकोडेड बाय क्राई ए क्राई 1 आईसी क्राई 2 ए बी कंट्रोल दी, देखो ये दोनों के दोनों क्रिस्टल प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। क्रिस्टल प्रोटीन जो होती है वो बाल वोम के ऊपर काम करती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पाइनरी टू क्लाइमेक्स स्टेज। आजकल बच्चे सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। दी बायोमास शेल, देखो ऐसा होता है कि जब भी इकोसिस्टम के अंदर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करती है तो बायोमास हमेशा ही बढ़ता है, याद रखना। तो एक पायोनियर स्पीशीज से जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, स्टेबल कम्युनिटी आती है, तो बायोमास इसका हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये इसका आंसर क्या है? इंक्रीज आएगा। तो इसी के साथ ही बच्चे हमने मास्टर कैडर 2020 का पेपर जो है एकदम खत्म कर दिया है। अगली बार जल्दी ही मिलेंगे, हमारे 2022 के पेपर को लेके डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ और पूछना है, इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bansalacademy.com, वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।